नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के उष्मा चैप्टर से। उष्मा चैप्टर से कुछ सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट आपको बार-बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस लगातार मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऊष्मा एक भौतिक राशि है। ऊष्मा जो है वो एक भौतिक राशि है, जबकि ताप एक गुण है। ताप क्या है? एक गुण है, जिसे तापमापी द्वारा आकलित किया जाता है। चार तापमापियों में संबंध। यहाँ चार तापमापियों का फार्मूला दिया गया है, और या तो ये फार्मूला में एक दूसरे में रिलेशन पूछता है, या इस रिलेशन के बेस पे कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपको आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें चार है, जहाँ सी का मतलब है सेंटीग्रेड पैमाना है, एफ का मतलब फारेनहाइट पैमाना है, के का मतलब केल्विन और आर का मतलब रैंकाइन पैमाना है। तो इसमें क्या है? सी बटे 100 बराबर एफ माइनस 32 बटे 180 बराबर के माइनस 273 बटे 100 बराबर आर बटे 18। ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिर से सी बटे 100, सी बाई 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 180 इक्वल टू के माइनस 273 इक्वल टू 100 इक्वल टू आर बाई 18। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसके बेस पे या तो क्वेश्चन आ सकता है, या इस फार्मूले को डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी बार बार पूछा जाता है। पारा मरकरी उष्मा का सुचालक होता है। मरकरी जो होता है वो उष्मा का सुचालक होता है, तथा शुद्ध रूप से प्राप्त होने के कारण, मरकरी जो होता है शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, इसलिए इसे तापमापी में भरा जाता है, क्योंकि ये द्रव धातु है और प्योर फॉर्म में मिलता है। उष्मा का मात्रक जूल या कैलोरी होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल या कैलोरी। तथा एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। उष्मा के प्रभाव में पदार्थों की आकृति या आयतन या बीमा में प्रसार होता है। उष्मा के प्रभाव में पदार्थों की आकृति या आयतन या बीमा में क्या हो जाता है? प्रसार होता है। उष्मीय प्रसार ठोसों में सबसे कम तथा गैसों में सर्वाधिक होता है। उष्मीय प्रसार जो होता है वो ठोस पदार्थों में सबसे कम एवं गैसों में सबसे अधिक होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का आयतन घटता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बढ़ता है। ये भी कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 तक जो जल का आयतन है वो घटता है और उसके बाद बढ़ता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। ताप के साथ ठोसों तथा द्रवों का ताप के साथ घनत्व परिवर्तन के लिए जो सूत्र होता है, ताप के साथ ठोस तथा द्रवों का ताप के साथ घनत्व परिवर्तन, डेंसिटी में परिवर्तन। अगर ताप के साथ डेंसिटी में जो परिवर्तन होता है उसका फार्मूला है रो इक्वल टू रो 0 इंटू 1 माइनस गामा टी। जल की विशिष्ट उष्मा अधिक होने के कारण समुद्र के पास वाले स्थानों की जलवायु समशीतोष्ण रहती है। जल की विशिष्ट उष्मा अधिक होने के कारण ही कार के इंजन के रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए उसमें जल भरा जाता है। ठोस पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ते हैं। कुछ ठोस पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ते हैं। उनका गलनांक बाह्य दाब के बढ़ने पर कुछ बढ़ जाता है, जबकि कुछ ठोस पदार्थ गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। उनका गलनांक बाह्य दाब के बढ़ने पर कुछ कम हो जाता है, जैसे बर्फ। दाब कम होने पर द्रव का क्वथनांक घटता है। ये भी कॉन्सेप्ट पूछा करता है बार बार एग्जाम में। दाब कम होने पर द्रव का क्वथनांक जो होता है वो घटता है, तथा दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। तथा द्रव में कोई घुलनशील पदार्थ मिलाने से उसका हिमांक प्रायः कम हो जाता है। हिमांक मतलब जिस टेम्परेचर पे वो पदार्थ जमने लगता है, ठोस पदार्थ में होने लगता है, उसको हिमांक कहते हैं। तो प्रायः कोई घुलनशील पदार्थ मिलाने पर द्रव का जो हिमांक होता है वो कम हो जाता है। उष्मा गतिकी के 3 नियम हैं। उष्मा गतिकी के 3 नियम हैं। शून्य का नियम उष्मीय साम्य के संदर्भ में है। शून्य का नियम उष्मीय साम्य के संदर्भ में है। प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी और डेल्टा W बराबर किया गया कार्य होता है। द्वितीय नियम जो है वो उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है, जबकि उष्मा गतिकी के शून्य का नियम शून्य ताप की परिभाषा को व्यक्त करता है। द्वितीय नियम उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है, जबकि उष्मा गतिकी के शून्य का नियम शून्य ताप की परिभाषा को व्यक्त करता है। गुप्त उष्मा के कारण पहाड़ों पर बर्फ गिरते समय नहीं बल्कि बाद में ठंड पड़ती है। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए बर्फ को टाट में लपेट कर रखा जाता है, क्योंकि टाट उष्मा का कुचालक होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी वाष्प के रूप में परिणत होता है, वाष्प के रूप में बदलता है। उसी ताप पर जल वाष्प भी संघनित होकर द्रव के रूप में परिणत हो जाता है। वायु में जल वाष्प के कण की उपस्थिति आर्द्रता का मूल कारण है। वर्षा ऋतु में नमक खुला रखने पर पसीज जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होती है।
मौसम विज्ञानशालाओं में प्रत्येक दिन की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात की जाती है। इससे मौसम का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। यदि आर्द्रता अधिक हो तो वर्षा की संभावना अधिक होती है। बर्फ से भरे गिलास के बाहर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। इसका कारण है कि गिलास की सतह के संपर्क में आने वाली वायु की वाष्प संघनित होकर गिलास की सतह पर जम जाती है। समुद्री क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र तट की भूमि का ताप बढ़ जाता है और वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसका स्थान समुद्र तल से ठंडी वायु आकर ले लेती है, जिसे समुद्री समीर सी ब्रिज कहते हैं। रात के समय समुद्र तट की भूमि शीघ्रता से उष्मा खोकर ठंडी हो जाती है तथा वायु भूमि से समुद्र की ओर चलती है, जिसे स्थलीय समीर कहते हैं। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि रेत दिन में उष्मा का अवशोषण करके गर्म हो जाता है और रात में उष्मा उत्सर्जित करके ठंडा हो जाता है। तापांतर अधिक होने पर उष्मा हानि की दर अधिक होगी और तापांतर कम होने पर उष्मा हानि दर कम होती है। यह न्यूटन के शीतलन नियम से स्पष्ट है। वीन के विस्थापन नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का ताप बढ़ता है, उससे छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगें अधिकाधिक मात्रा में निकलने लगती हैं। तो वीन के विस्थापन नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का ताप बढ़ता है, उससे छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगें अधिकाधिक मात्रा में निकलने लगती हैं। तो ये रहे उष्मा के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जो कि ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही मेहनत से आपके लिए, ये कंटेंट आपके लिए जुटाया है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।